बड़े तरबूज वाला। सागरपुर गांव अपने तरबूजों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। सागरपुर के तरबूज बहुत ही मीठे और रसीले होते थे। सागरपुर में सुंदर नाम का एक तरबूजों का व्यापारी रहता था। वो किसानों से सस्ते में तरबूज खरीदकर शहर जाकर महंगे दाम पर बेचता था। एक दिन सभी किसानों ने सुंदर से कहा, सुंदर सेठ, हमारे तरबूजों के दाम कुछ तो बढ़ा दो। आप काफ़ी समय से यही दाम दे रहे हो। क्या कह रहे हो तुम सब? अगर तुम्हें इतना ही लगता है कि मैं अधिक कमा रहा हूँ तो शहर जाकर खुद क्यों नहीं बेचते थे तुम लोग तरबूज? और वो हमेशा ही ऐसे कहकर किसानों की बात को टाल देता था। उसी गांव में जगन नाम का एक ट्रक ड्राइवर रहता था। वह सुंदर के तरबूजों को इधर से उधर ले जाने का काम करता था। एक दिन जगन ने सुंदर से कहा, सुंदर भाई, मेरा थोड़ा भाड़ा तो बढ़ा दो। देखो खर्चा कितना हो गया है, डीजल कितना महंगा हो गया है। देख जगन, मैं तेरी हर महीने की इस किराया बढ़ाने की बात से परेशान हो गया हूँ। तो एक काम कर, मेरे साथ एग्रीमेंट कर ले। ठीक है सुंदर भाई, जैसा आप कहें। और उन दोनों के बीच एग्रीमेंट हो जाता है। जगन खुश हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि सुंदर के दिमाग में एक चाल चल रही थी। सुंदर जगन से कहता है कि अपना ट्रक यहीं खड़ा कर दे, वो रात को इस पर तरबूज लाद देगा। अगले दिन सुबह जगन गाड़ी में देखकर हैरान हो जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा चौकोर तरबूज लादा हुआ था। अरे सुंदर सेठ, ये क्या है, इतना बड़ा तरबूज? हाँ हाँ, ये जापानी तरबूज है। और हाँ, ये लो अपने 50 रुपये किराया। सुंदर सेठ, 50 रुपये? देखो भाई, मुझे नहीं पता, हमारा एग्रीमेंट हुआ था ना। जगन परेशान हो जाता है, लेकिन वो एग्रीमेंट की बात सुनकर गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। जगन का घर शहर के रास्ते में था। वो खाना खाने के लिए घर के आगे गाड़ी खड़ी करता है। गाड़ी देखकर जगन का बेटा जमनू कहता है, पापा पापा, मैं गाड़ी धो दूं? देखो कितनी गंदी हो गई है। हाँ बेटा, धो दे। जमनू जैसे ही पानी डालकर गाड़ी धोने लगता है, वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि तरबूज में से रंग निकल रहा था। वो अपने पापा को बुलाता है। जगन बाहर आकर देखता है तो हैरान हो जाता है कि उस जाइंट तरबूज का रंग निकल रहा था। जब वो तरबूज को चेक करता है तो वो तरबूज नहीं, एक चौरस आकार का बक्सा था जिसके अंदर 100 तरबूज डाले हुए थे। जगन सुंदर की चाल समझ जाता है। अब वो सारे तरबूजों को अपने घर में उतार लेता है। सिर्फ एक तरबूज लेकर मंडी पहुंचता है और वो एक तरबूज मंडी में सेठ को दे देता है। मंडी का सेठ सुंदर को फोन करता है। सुंदर गुस्से में जगन के घर पहुंचता है। जगन, बाहर निकल। जगन, मेरे सारे तरबूज कहाँ हैं? क्या कहा, सारे तरबूज? सुंदर सेठ, याद नहीं? ये देखो रसीद, इसमें आप ही ने लिखा है ना, एक तरबूज लादा है और 50 रुपये किराया है। सुंदर जगन की चाल समझ जाता है और आगे से कभी किसानों और जगन के साथ धोखा ना करने की ठान लेता है और वो किसानों के तरबूज के दाम भी बढ़ा देता है। हवाई रिक्शा। कई साल पहले एक गांव में गिरधारी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो रिक्शा चलाता था। उसका एक पोता था बंटी। बंटी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। बंटी को उसके दादाजी ने ही पाला था। एक दिन गिरधारी लाल अपने रिक्शा के पास जाते जाते गिर जाता है। बंटी भागकर अपने दादाजी को उठाता है। अरे दादाजी, उठिए, क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी कमजोरी है, ठीक हो जाऊंगा। बंटी भागकर वैद्य जी को बुलाकर लाता है। वैद्य जी गिरधारी लाल का चेकअप करते हैं और उन्हें दवाई देते हैं, लेकिन वह बंटी को एक कोने में ले जाकर अकेले में बोलते हैं, देखो बंटी, मैंने अभी तुम्हारे दादाजी का इलाज कर दिया है, लेकिन बेटा मुझे लगता है शायद उन्हें कैंसर है, तुम्हें उनका ध्यान रखना होगा। बंटी के दादाजी ने बंटी से पूछा, क्या बात है बेटा बंटी, क्या कहा वैद्य जी ने? अरे कुछ नहीं दादाजी, आप बिल्कुल ठीक है, मामूली सा बुखार है, आप 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। और आप रिक्शा की बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अब इतना बड़ा तो हो गया हूँ कि रिक्शा चला सकता हूँ। अगले ही दिन से बंटी रिक्शा चलाने लगा, लेकिन बंटी की उम्र देखकर उसके रिक्शा में कम लोग बैठते थे। वह दिन भर मेहनत करता और रात में दादाजी की सेवा करता। काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन दादाजी ठीक नहीं हुए।
एक दिन बंटी गर्मी के मारे परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठा। तभी वहां से एक साधु गुजरे। क्या बात है बेटा, तुम परेशान क्यों हो? बंटी ने उनको अपनी दादाजी की बीमारी और अपने घर के सारे हालात बताए। यह सुनकर साधु महाराज ने बंटी से कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा और हिम्मत से काम लो। मैं तुम्हें हिमालय में एक ऐसी जगह बताऊंगा जहां से तुम संजीवनी बूटी ला सको और उसे तुम अपने दादाजी को खिलाना। तुम्हारे दादाजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन महाराज, मैं हिमालय तक जाऊंगा कैसे? मेरे पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है इस रिक्शा के अलावा। बेटा, यह रिक्शा ही तुम्हें वहां लेकर जाएगा। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसे तुम रिक्शा पे बैठकर बोलोगे तो तुम्हारा रिक्शा उड़ने लगेगा और तुम जहाँ चाहो इसे ले जा सकते हो। साधु महाराज बंटी के कान में वो मंत्र बोलते हैं। बंटी रिक्शा में बैठकर वह मंत्र पढ़ता है और रिक्शा उड़ता हुआ सीधा हिमालय पर्वत पहुंचता है। अरे वाह, यह तो चमत्कार हो गया। और बंटी वहां से संजीवनी बूटी लाकर अपने दादाजी को खिलाता है। उसके दादाजी ठीक हो जाते हैं। लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाला कमलू यह देख के उनसे जलने लगता है। अरे अरे बंटी बेटा, क्या बात है, तुम्हारा रिक्शा तो उड़ने लग गया। क्या बात है, क्या जादू मंत्र करते हो? बंटी भोलेपन में उन्हें मंत्र बता देता है और कमलू लालच में आकर अपने रिक्शा पर बैठकर वह मंत्र पढ़ता है। क्योंकि कमलू के दिल में चोर था और उसने लालचवश अपने रिक्शा को उड़ाना चाहा और उसका रिक्शा थोड़ी देर उड़कर एक गड्ढे में जा गिरा। यह देखकर सभी लोग हंसने लगे और बंटी के दादाजी ने उनसे कहा, देखो भाइयों, किसी भी विद्या का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें जो भी ज्ञान मिले उसका हमें अच्छाई के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। सीमापुर नेशनल हाईवे के पास बसा एक छोटा सा गांव था जहां के लोग नारियल उगाते थे। गांव के अंदर अधिक जगह नहीं होने के कारण सभी किसान हाईवे के आसपास अपने नारियल के पेड़ उगाया करते थे और हाईवे पर नारियल पानी बेचा करते थे। एक दिन एक लड़का जो पेशे से चोर था उस हाईवे से गुजर रहा था। तभी उसे तेज प्यास लगी। उसने आसपास देखा तो उसे बहुत सारे नारियल के पेड़ नजर आए। वो झट से एक नारियल के पेड़ पर चढ़ा और नारियल तोड़कर पानी पीने लगा। उसे नारियल का पानी बहुत ही अच्छा लगा। अरे वाह, यह नारियल पानी तो बहुत ही मीठा है। क्यों ना मैं नारियल चोरी करना शुरू करता हूँ और इन्हें ले जाकर शहर में बेच दिया करूँगा। अब वो चोर रोज रात को आता और नारियल तोड़कर वहाँ से ले जाकर शहर बेचता। सीमापुर के किसान परेशान होने लगे। अरे भाइयों, लगता है कोई हमारे नारियल चोरी कर रहा है। देखो, कल शाम को मेरे पेड़ पर कितने नारियल थे और सुबह आने पर एक भी नहीं है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। हमें पुलिस थाने जाकर कंप्लेंट लिखानी चाहिए। लेकिन पुलिस उनका मजाक उड़ाती है। अरे क्या बात है मुखिया, मजाक के लिए तुम्हें पुलिस ही मिली है? कोई नारियल भी चुराएगा भला? हाँ जनाब, कोई हमारे रात को नारियल चुरा कर ले जाता है। अरे नारियल चुराना कोई बच्चों का खेल है क्या? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे नारियल नहीं लीची है कि खड़े खड़े तोड़ ली और चुरा ली। सभी गांव वाले मायूस होकर वहां से चले जाते हैं। तभी गांव का एक लड़का बिरजू मुखिया से कहता है, मुखिया चाचा, चोर को पकड़ने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जिससे चोर लालच में आ जाए। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बिरजू मुखिया के कान में कुछ कहता है और अगले ही दिन मुखिया सभी आसपास के गांवों में घोषणा करवा देता है, सुनो सुनो सुनो, सीमापुर गांव में नारियल तोड़ने की एक प्रतियोगिता होगी जिसमें जीतने वाले को एक गोल्डन बाइक इनाम में दी जाएगी। लेकिन प्रतियोगिता की एक शर्त होगी कि रात के अंधेरे में नारियल तोड़ने पड़ेंगे। गोल्डन बाइक के लालच में चोर प्रतियोगिता में आ पहुंचता है। प्रतियोगिता शुरू होती है।
चोर के अलावा कोई भी अंधेरे में नारियल तोड़ नहीं पाता। मुखिया समझ आता है कि यही चोर है। सभी गांव वाले उसे पकड़कर उसकी पिटाई करते हैं। मार खाने के बाद चोर अपना अपराध कबूल कर लेता है और इस तरह गोल्डन बाइक के लालच में गांव का चोर पकड़ा जाता है और गांव वालों के नारियल बच जाते हैं। मुखिया और गांव वाले खुश होकर गोल्डन बाइक को इनाम में दे देते हैं। रामपुर नाम के गांव में एक सोमपाल नाम का आदमी रहता था। उसके पास एक ट्रक था। वह उस ट्रक को चलाकर ही अपना गुजारा करता था, लेकिन समय के साथ साथ उसका ट्रक पुराना हो चला था। एक दिन जब वह सामान लेकर देर से एक दुकान में पहुंचा तो उस दुकानदार ने कहा, अरे भाई सोमपाल, तुम्हारा ट्रक तो आए दिन खराब ही रहता है, अब तुम हमारा माल मत लाया करो। अरे नहीं सेठ जी, ये तो आज खराब हो गया, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, समय पर आपका माल पहुँचाऊँगा, आप मेरा ऑर्डर कैंसिल ना करें। लेकिन अधिकतर उसका ट्रक खराब रहने के कारण अब अधिक गोदाम मालिक और दुकानदार उससे काम नहीं करवाते थे। एक दिन कमलू मैकेनिक ने उससे कहा, अरे सोमपाल भाई, आज तो यह ट्रक मैं ठीक कर रहा हूँ, अगली बार यह खराब हुआ तो इसे मैं भी ठीक नहीं कर पाऊँगा। सोमपाल ट्रक लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब वह जंगल के रास्ते गुजर रहा होता है तभी उसे एक हाथी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। एक हाथी एक गड्ढे में गिरा हुआ था। सोमपाल भागकर अपने ट्रक से रस्सा उठा लाता है और रस्से का एक सिरा एक बड़े पेड़ से बांध देता है और दूसरा सिरा गड्ढे में गिरा देता है। रस्से को पकड़कर हाथी बाहर निकल आता है। हाथी उसके पास आकर अपनी सूंड हिलाकर उसका धन्यवाद करता है। सोमपाल घर आकर अपनी बीवी कमला को सारी बात बताता है। अगले दिन सुबह जैसे ही सोमपाल उठता है उसकी बीवी कमला भागी भागी उसके पास आती है। अरे अरे, इतना बड़ा हाथी और इसकी सूंड में आपके लिए कुछ है, जरा बाहर आइए। ये भेंट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गजराज। एक दिन जब सोमपाल ट्रक में माल भरकर ले जा रहा था तभी जंगल के रास्ते उसका ट्रक खराब हो जाता है। अरे अब इस ट्रक को क्या हो गया? सोमपाल कमलू मैकेनिक को बुलाता है। भाई सोमपाल दोस्त, अब मेरे बस का नहीं है इस ट्रक को ठीक करना, लेकिन कमलू भाई, माल से भरे ट्रक को ऐसे कैसे छोड़ूं? तभी उन्हें हाथी के चिंघाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है और गजराज आकर सोमपाल के पास खड़े हो जाते हैं। सोमपाल समझ जाता है और गजराज सोमपाल के ट्रक को खींचकर गोदाम तक ले जाता है। उस रात सोमपाल मायूस होकर अपनी पत्नी से कहता है, कमला, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम नया ट्रक ले सकें। फिक्र क्यों करते हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप मेहनत करते हो ना, इसीलिए आपकी हार कभी नहीं हो सकती। तुम ठीक कहती हो कमला। अगले दिन सुबह उनकी नींद हाथी के चिल्लाने से खुलती है और देखते हैं कि गजराज अपनी सूंड में रस्सा लिए ट्रक के पास खड़ा है। आप क्या कहना चाहते हैं गजराज? कमला हाथी का इशारा समझ जाती है। मैं समझ गई, ये आपकी मदद करना चाहता है, ये ट्रक खींचना चाहता है। सोमपाल ट्रक के आगे रस्सा बांधता है। अब सोमपाल का ट्रक एक इंजन से नहीं एक हाथी से चलता है और समय पर पहुंचाने लगता है। यह देखकर सभी लोग उसे हाथी वाले ट्रक के नाम से जानने लगते हैं। कुछ ही समय में सोमपाल एक नया ट्रक ले लेता है। मुझे विश्वास था कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गजराज, तुम ना होते तो ये मुसीबत कैसे टलती। Please subscribe.